प्यारे बच्चों, व्यास क्लासेस बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डे थर्ड यानी कि पार्ट थर्ड में केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत 17.1 लगभग कंप्लीट होने को है और उसके बाद हम 17.2 लेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर दिया लक्षिता सुथार ने, और इसके अलावा भी उमा कंवर, जय सिंह, सालू कलसा, निखिल स्वामी सहित कई बच्चों ने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में डाले। मैं चाहता हूं कि आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं उसका भी सही उत्तर आप ये क्लास कंप्लीट होने के बाद उस कमेंट बॉक्स में डालें। न सिर्फ कमेंट बॉक्स में डालें बल्कि व्हाट्सएप पर आपको उसको वापस हमें सही हल पूरा करके बताना है। देखें, हमने चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 8 की, और इसी 8 नंबर क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा है 10 नंबर। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपए 3000 है, तो कुल वेतन 15000 हो जाएगा। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपए 3200 हो जाएगा। तो सेवानिवृत्त हो जाने का मतलब कर्मचारियों की संख्या कम हो गई, तो 5 की जगह 4 रह गई। तो लास्ट में उसने पूछा है कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का कितना वेतन था। ये प्रश्न आप लोगों को करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद में आप उसका आंसर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के आंसर सही रहे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सभी अज्ञात पद ज्ञात करने के हिसाब से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 52 किलोग्राम है। औसत भार दे रखा है, इस बार औसत दिया हुआ है जबकि पद नहीं दिए गए। जबकि वर्ग बी के, अब सेक्शन बी है, उसके 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ये अलग प्रश्न है इसलिए मैं स्वयं इसको करवाऊंगा। तो आप देखिए इसका हल। चूंकि कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, औसत का मतलब हम सभी समझते हैं समांतर माध्य, औसत भार दिया हुआ है हमें 51 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि x1, x2, x3 सहित ऐसे 25 छात्र हैं। मान लिखा देते हैं आगे। जिनका औसत भार 51 किलोग्राम है। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी कहा है क्वेश्चन को हम एकदम तरीके से करेंगे। बोर्ड में भाषा का बहुत महत्व है। तो ऐसी स्थिति में ये है हमारा x बार, जिसको हम दूसरे शब्दों में औसत या समांतर माध्य भी कह सकते हैं, या औसत बराबर सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। जानबूझ करके सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n लिखा है। xi का मतलब है x के जितने पद होते हैं, x1, x2 से लेकर x25 जो भी पद हो xi, और सामान्य भाषा मैंने आपको फिर कहा है इसको सामान्य भाषा में सिग्मा x अपॉन स्मॉल n भी लिखा जा सकता है। और चूंकि इसके अंदर x1, x2 पद हैं तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखें
औसत भार में दे रखा है इसका 51 किलोग्राम, और xi का मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x25 तक पद हैं, यानी कितने पद हैं ये 25, यानी स्मॉल n कितना हुआ हमारा 25। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अभी में औसत भार दे रखा है, तो हम इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 से x25 जो पद हैं इनका कुल भार देख लेंगे। तो 51 इंटू, चूंकि ये भाग में है तो इस तरफ आते ही गुणा में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 51 इंटू 25, तो बराबर x1 प्लस x2 प्लस से लेके x25 तक। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि A के 25 छात्रों का कुल भार बराबर इसकी गुणा हो जाएगी। हम इसकी गुणा कर लेते हैं कि 25 का 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 गुणा करके आप आराम से देख सकते हैं बराबर x1 प्लस x2 से लेकर x25। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग A के पच्चीस छात्रों का कुल भार बराबर 1275, नंबर 1। ये भी ठीक है और इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। चूंकि सेक्शन चेंज है इसलिए हम इसको y मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे चूंकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार औसत भार कितना दिया है देखें, 54 किलोग्राम दिया। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं, देखिए बेटा, चूंकि वहां सेक्शन ए था इसलिए उसके बच्चों का नाम तो x1 x2 से माना, तो चूंकि अब यहां सेक्शन चेंज है उसको हम y1 y2 से मानेंगे। माना y1 y2 y3 से लेके y35 हैं जिनका औसत भार कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम। औसत भार है वो 54 है। तो देखें, औसत या समांतर माध्य या समांतर माध्य, अब चूंकि इसको y1 y2 है तो हम y बार इसको कहेंगे इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन स्मॉल n। यहां पर वही yi का मतलब है y1 प्लस y2 से लेकर y35 तक जितने भी बच्चे हैं, यानी कि कुल बच्चे कितने हैं 35, तो स्मॉल n कितना हुआ बेटा 35 हो गया, 35। तो y बार जो है वो हम लिखेंगे अब 54 किलोग्राम इक्वल टू
y1 प्लस y2 y35 बटा 35। अब इस सवाल में नीचे जगह नहीं होने कारण मैं यहां कर रहा हूं। यहां पर भी चूंकि भाग में है तो ये गुणा में आएगा, तो हम लिखेंगे 54 इंटू 35 इक्वल टू y1 प्लस y2 से लेकर y35 तक। तो हम आसानी से इसकी गुणा कर सकते हैं। हम आराम से रफ में इसकी गुणा करें, 35 की सीधे 4 से गुणा करें तो 140 14, और उसके बाद में 35 की 5 से गुणा करके और 14 जोड़ना है। 5 25 2 5 से 15 2 17 175 और 114 1890। आराम से 54 की 35 से हम गुणा करके देखें, कोई हर्ज नहीं है। 35 की 4 से गुणा की 140 और फिर वो 1890 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y35। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ग b के 35 छात्रों का कुल भार, क्योंकि अब ये y1 प्लस y2 से 35 योग है, तो y1 प्लस y2 से y35 यानी कुल भार क्या आ गया, वर्ग b के 35 छात्रों का कुल भार बराबर 1890। मैं इसको समझने के लिए 2 लिखा था। देखिए बच्चों, वो कहता है इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो चूंकि फिर वही औसत की बात कर रहा है, परंतु 60 छात्रों का, और हमें पता है औसत कैसे निकाला जाता है ना, जो दो संख्याएं दी उनका योग करके और कुल संख्याओं का भाग दे देते हैं। तो यहां पर कुल 60 छात्रों का औसत भार बराबर, चूंकि वहां जगह कम रहेगी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे 25 छात्रों का कुल भार a वर्ग के 25 छात्रों का कुल भार प्लस b वर्ग के 35 छात्रों का कुल भार। बहुत आसान सवाल है, अज्ञात पद के अकॉर्डिंग ही सवाल है, तो बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, परंतु इसमें चूंकि भाषा में लिखना पड़ता है सवाल बोर्ड में, और 3 नंबर के प्रश्न में एक सवाल बनता है, ये आ भी सकता है। बटा, चूंकि औसत निकालना है तो बटा क्या आएगा, बटा 60 होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं विद्यार्थी, कुल 60 छात्रों के औसत भार करना, तो बटा कितना आ गया 60। वैसे भी 35 और 25 छात्र थे, तो ये 60 छात्र है। अब यहां पर हम टोटल देखेंगे इनका समीकरण 1 में देखें, ए वर्ग के 25 छात्रों का कुल भार कितना निकाला हमने 1275, और वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार कितना निकाला 1890, और बटा कितना है 60। तो 1275 प्लस 1890 बटा 60। हो सकता है कुछ बच्चों को देखने में दिक्कत आए, तो ऐसी स्थिति में मैं बस अब लास्ट यहीं तक करूंगा, इसका आगे नहीं करूंगा मैं। तो इसका जो योग है वो हम यहां कर लेंगे, 5 16 11
3165/60। अब देखें, जैसा सामान्यतः सभी भाग देते हैं वैसे ही आपको भी भाग देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाग आराम से आप इसमें दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें 5 का भाग देते हैं, तो 5 से काटा 12 आ गया। सामान्यतः भाग का कार्य आप रफ में करें। 5 29, 5 15, 5 15, 633/12 आ गया। तो 633 में 12 का भाग देना है। अब आराम से 633 में 12 का भाग दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कोई भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, इसीलिए मैं पूरा सवाल भाग सहित आपको करके बता रहा हूं। 12 की 5 से गुणा की 60, 12 1 का 12, 12 दूनी 24, पॉइंट लग गया, 0 आ गया। 12 7 84 और फिर 6 0, 12 5 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52.75 60 विद्यार्थियों का औसत भाग होगा। यहां यह सवाल कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने कहा, प्रश्न 7 में 8 9 10 पार्ट थे, 8 के पैटर्न का 10वां है। और इसके बाद में एक नवा क्वेश्चन अलग पड़ता है और 7वां प्रश्न भी अलग पड़ता है। अभी हमने 7वां प्रश्न किया। बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे अभी ये फुल स्क्रीन है, देखिए मैं भी यहाँ दिखाई दे रहा हूँ आपको, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के और आप कभी भी आराम से इसका पूरा आंसर देख सकेंगे। ध्यान रखें, ये एक रफ कार्य है जो मैं मिटाना चाहूंगा, परंतु मैंने यहां तक की छोटी से छोटी गणना भी आपको करके बताई है और अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये अभी हमने प्रश्न नंबर 7 कर लिया है। सबसे पहले हमने प्रश्न नंबर 8 किया और प्रश्न नंबर 9 मैंने आपको घर पर करने के लिए दिया था, होमवर्क में दिया है आज। अब इसके बाद मैंने प्रश्न नंबर 7 अभी आपको करवा दिया और अब हम प्रश्न नंबर 9 करेंगे। ये सारे प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पर भी दे दिए हैं लास्ट वीडियो में, और इसके अलावा आज के होमवर्क में भी दोबारा से दे दीजिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 7 जो हमने देखा, इसी पैटर्न पर हम एक नवा प्रश्न और देखेंगे जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। नया माध्य पहले क्या रहेगा और अब जो पहले की तुलना में नया माध्य आएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तब हमें मान के ही करना होगा। अब चूंकि एक ही क्लास है, एक ही तरह के बच्चे व्यक्ति हैं या संख्याएं हैं, तो इसलिए ये एक्स के पैटर्न पे चलेगा, वाई के पैटर्न पर नहीं चलेगा। चूंकि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो हम कह सकते हैं माना x1, x2, x3 से लेकर x13 13 संख्याएं हैं। जिनका माध्य 24 है। फिर सामान्य सी बात है, माध्य फिर दिया है और एक बार फिर से हमें संख्याएं हैं x1 से x13 है, वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले समांतर माध्य
या औसत जिसे हम कहें x बार इक्वल टू, ऐसा लिख करके हम सबसे पहले सिग्मा एक्स आई अपॉन स्मॉल एन, दूसरे शब्दों में कहें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x13 तक की टोटल संख्याएं हैं, और कितनी संख्याएं हैं? 13 है, तो स्मॉल एन कितना? 13, ये हम लिख लेंगे। अब चूंकि समांतर माध्य दिया है कि 24 है, इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x13 बटा 13, तो ये वज्र गुणा हो जाएगी। तो 24 इंटू 13 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर x13 तक। आराम से हम गुना कर सकते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था, जब बराबर चल रहा हो, समीकरण के दोनों पद हल हो रहे हो, तो हमें या लगाना चाहिए, या बहुत सवाल में लगाना है, अंडरस्टूड माना जाएगा। अगर चलते क्वेश्चन में मैं नहीं लगाता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को इसमें लगाना ही है, क्योंकि मैं इसको पहले बहुत विशेष तौर से इस बात को बता चुका हूँ। तीन 312 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके x13 तक। इसे हम समीकरण 1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 13 पद हैं, इन सब का योग कितना है? 312। तो हम लिखेंगे 13 संख्याओं का, ये तो 24 उसका था, माध्य था, हम लिख रहे हैं 13 संख्याओं का कुल योग बराबर 312, नंबर 1। इसे ऐसा करने से पहले हमें, आप चाहें तो आप इसको सीधा करके भी लिख लें, x2 प्लस x3 से लेकर x13 तक बराबर 312। समीकरण 1 इसी को कर दें आप, और इसको अर्थात करके भी लिख सकते हैं आप। चूंकि समीकरण में मान रखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत काम की समीकरण रहेगी। अब हम देखेंगे, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब इस x1 में भी 3 जोड़े, इस x2 में भी 3 जोड़े, और सभी संख्याओं में 3-3 जोड़ दें, तो फिर नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे। जब भी कोई नई बात या नई शर्त ली जाती है, तो उसको हमें प्रश्नानुसार करके लिखना होता है। प्रश्नानुसार x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3 से लेके x13 प्लस 3 नई संख्याएं होंगी। ये नई संख्याएं होंगी। फिर वही नया माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, ये नया माध्य क्या होगा और पहले की तुलना में क्या चेंज आएगा। तो हमें नया माध्य देखें, जो पहले माध्य था उसको x माना है, तो उसको थोड़ा सुविधा के लिए हम x1 पार कर देंगे सुविधा के लिए। और अब क्या परिवर्तन है वो देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, ऐसा कि मैंने लिखा है। प्रश्नानुसार नई संख्या होंगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ दिया गया है।
x2 प्लस 3 से लेकर x13 प्लस 3। और संख्याएं फिर देखिए कितनी हैं, संख्याएं तो वही 13 है और प्रत्येक भी 3 जोड़ा है, तो संख्याएं स्मॉल m जो हम लिखते हैं हमेशा की तरह क्या लिखते हैं, बटा 13। वही सूत्र है सिग्मा x बार इक्वल टू सिग्मा xi बटा स्मॉल m। ये सिग्मा xi लगा दिया यहाँ पर और यहाँ स्मॉल m लगा दिया। चूंकि पहले की तुलना में नया माध्य है तो इसकी तुलना में हमने चेंज दिखा, इसको x बार से दिखा, इसको x1 बार से दिखा है। यहाँ सूत्र बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिग्मा x अपॉन स्मॉल n है, सिग्मा x हमने लिख दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि बीजगणितीय संख्याएं हमको अलग कर लेते हैं, अंकगणितीय संख्याओं को अलग कर लेते हैं। अगर 3 को 2 बार जोड़ा जाए तो 3 इंटू 2 6 होगा, और अगर 3 को 4 बार जोड़ा जाए तो 3 इंटू 4 12 होगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले बीजगणितीय संख्या लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए ये रहा x1, ये x2, x3 से लेकर x13 तक। एक तो ये संख्या इसके अंदर जुड़ी है बीजगणितीय, इनको हमने अलग कर लिया। ऐसा जैसे ही अलग किया तो 3 3 ऐसे करके 3 कितनी बार, 13 बार, 3 13 बार को मुंह से शब्दों में लिख सकते हैं 3 इंटू 13। अगर 3 कोई संख्या 2 बार है तो 3 इंटू 2 लिखते हैं, इसी प्रकार 3 13 बार है तो 3 इंटू 13 बटा, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। तीन इंटू 13 39 हो गया और बट्टा में वही 13 आ गया। ये समीकरण 2 होती है। ये सवाल स्टेप वाइज करने में बड़े जरूर हो सकते हैं परंतु बहुत मुश्किल नहीं है। अब समीकरण 1 में देखें, आप गौर करें, x1 से लेके x13 का मान हमारे पास पहले से मौजूद है। कितना है ये मान, 312। समीकरण 1 से तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण ये देखें आप, समीकरण 1 में जो चाहिए वो ये रहा, x1 से लेके x13 तक। इसका मान अगर हम ये लगा देते हैं तो 312 प्लस 39 हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर नया माध्य इक्वल टू समीकरण 1 का मान जो है x1 से लेकर x13 का, यहां से उठा करके हम यहां रख देंगे 312 प्लस 39 दिया हुई है, प्लस 39 देखो पहले से दिया और 13 भी हमारे पास पहले से मौजूद है। हाँ, आपको यहां लिखना होगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर हम यहां मान लगा देंगे। तो अब आसान सवाल है, इसको जोड़ ले। 9 और 2 11, 1 3 4, 1 5। जितना संभव होगा मैं कैलकुलेशन आपके सामने बोल बोल के करता रहूंगा ताकि आपको समझ आते रहे, बाकी आप रफ में इस कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं। 13 दूनी 26, 9 1 13 7 91 27। पहले जो माध्य 24 था और अब कितना हो गया, 27 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नया माध्य 27 होगा और नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, 24 प्लस 3 यानी 3 का बढ़कर के 27 हो गया। तो नया माध्य 24 प्लस 3 अर्थात 3 बढ़कर अब 27 होगा। आपको उत्तर 27 लिखना है। यहाँ ये सवाल कंप्लीट होता है। बहुत आसान सवाल है, बस स्टेप है 2 हमें करना पड़ेगा। देखो बच्चों, पार्ट 3 में 2 से 3 क्वेश्चन हुए हैं पर ये बड़े क्वेश्चन हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी अगर आपको कोई समस्या आए
तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर बता रखे, उस पर आप अपनी समस्या भेजेंगे और पर डे आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखेंगे और वापस भेजेंगे। हम ये भी डिस्प्ले करेंगे कौन कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है। होमवर्क जो आप कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं बाकायदा और एक लिस्ट बना रहे हैं। अब उसमें क्या गलती है वो जब भी आप वापस क्लासेस ज्वाइन करोगे हमारे वहां पर इस कोचिंग में आकर हम आपको बता देंगे। अभी तो सिर्फ आप यही देख सकते हैं यहाँ से कि हमें होमवर्क कंप्लीट करना है, यहाँ पर होमवर्क देखा जा रहा है और सबको एक एक करके होमवर्क चुके नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम एक लिस्ट जारी कर देंगे इन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपनी या तो शिकायत भी भेज सकते हैं, यानी कि आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से लिख सकते हैं, हम वो बात आपको दोबारा समझा देंगे या आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे। धन्यवाद।